हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा हमारा किन्हीं कारणों से जो है हमारा जो इंट्रैक्शन था वो बीच में बंद हो गया था, लेकिन हम आज फिर से मिल रहे हैं। अपना जो हमारा मेन टॉपिक है टेट का, वो है हमारा अधिगम, लर्निंग से क्या होता है 10 से 11 या मतलब आप कह सकते हैं 13-14 क्वेश्चन आपको इजीली पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग यानी कि अधिगम। ठीक है, अधिगम क्या होता है? अधिगम जब भी हम मतलब एक छोटा बच्चा है, उसने जन्म ले लिया, उसके साथ ही जो है उसकी अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो सीखने लगता है। और ये क्या है, हम सीखना कब तक होता है? हमारा जीवन पर्यंत होता है। हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम बात कर लेते हैं अधिगम के अर्थ की। तो बात अगर देखा जाए तो वातावरण में समायोजित होने के लिए अपने अनुभवों से लाभ उठाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे अनुभव हैं, हम उनको किसी नई परिस्थिति में या अपने वातावरण में समायोजित होने के लिए हम उनको किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। हम किसी चीज का किस प्रकार से लाभ उठा रहे हैं, किसी चीज को हम किस प्रकार से, कोई अगर बात करें लिखने की, अगर लिखावट की बात करें तो क्या है, हम पहले जो है लाइंस वगैरह बनाना सीखते हैं, सर्कल बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ण बनाना सीखते हैं, वर्णों से हम अक्षर बनाना सीखते हैं। तो जो हमारी पिछली जो सब चीजें हमने सीखी हैं, लाइन बनानी सीखी, वर्ण बनाने सीखे, उन सब का जो है आप लिखते लिखते सीखते सीखते क्या है, आप साहित्यकार तक हो जाते हैं। तो ये क्या है कि हम जो आपने पूर्व में अपने अनुभव उठाए हैं उनका आप आज की परिस्थितियों में, वर्तमान में आप उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनको आज की स्थितियों में समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके पूर्व अनुभव हैं। तो वो आपकी प्रक्रिया क्या प्रदर्शित करती है कि आपने अब तक जो है कितना सीखा है, वो सब क्या है, वो ये आपका अधिगम कहलाएगा। मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे अधिगम की परिभाषा दे सकते हैं। अधिगम हम इसके लिए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वातावरण में समायोजित होने के लिए जब हम अपने पूर्व अनुभवों को नई परिस्थितियों में मतलब सटीक बैठाकर, फिट बैठाकर जो है लाभ उठाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, वो आपका अधिगम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अधिगम क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत आपके चलती रहती है। इंसान, व्यक्ति जो भी है, कदम कदम पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखता रहता है। ठीक है, आप ये औपचारिक भी हो सकता है सीखना और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक क्या होगा, आप स्कूल जाएंगे, किसी संस्था में जाएंगे, आपको जो वहां पे सिखाया जा रहा है वो आपका औपचारिक में आ जाएगा। और अनौपचारिक में आप राह चलते भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। किसी ने आपको एक अच्छी बात बता दी या आपने कोई दृश्य ऐसा देख लिया, उससे आपको जो है कुछ ऐसा मतलब सीखने को मिल जाता है। कभी ना कभी हमारे साथ, सबके साथ ऐसा हो जाता है। तो वो क्या है, वो आपका अनौपचारिक तरीका आपका सीखने का हो जाएगा। तो सीखना दोनों तरह से हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक व अनौपचारिक। ठीक है, तो क्या है, सीखना जो है सतत होता है, निरंतर वो चलता रहता है और जीवन पर्यंत, यानी कि वही बात अगर हम कह सकते हैं कि वॉर्म टू टॉम जैसा विकास होता है हमारा, वॉर्म टू टॉम होता है, और इसी प्रकार जो हमारा सीखना भी है वो वॉर्म टू टॉम चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये बहुत खास ध्यान रखा जाता है, ये बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि जिसकी शक्ति जितनी अधिक होगी, जिसकी प्रबल इच्छा होगी, वो उतना ही अधिक सीख पाता है। जिसकी शक्ति जैसी होगी, उसका विकास, उसका सीखना जो है, उसकी अधिगम की प्रक्रिया जो है इतनी ही प्रभावकारी रहेगी। ठीक है, तो उतनी ही आप जो है सीखने की शक्ति जितनी अधिक आप में होगी, आपका विकास भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि आप इच्छुक हैं सीखने के लिए, आप लगातार नई नई चीजें जो है सीखते जा रहे हैं, तो आप अपने खुद में भी देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या हो जाएगा कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो है आप नई नई चीजों को प्रतिदिन सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हमने की है कि सीखने की शक्ति जितनी अधिक होगी, व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की जो इच्छा होती है,
बहुत सारे बच्चे होते हैं संतुष्ट हो जाते हैं, जैसा कि कोई उन्हें छोटी सी जॉब मिल जाती है और बस वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके विपरीत आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं, अध्ययनशील प्रवृत्ति के होते हैं और लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, आप दैनिक कार्यों में हो सकते हैं। आप दैनिक कार्यों में भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ जैसे मतलब रसोई में होता है तो कुछ ना कुछ नया खाना बनाना सीखना, तो ये सब क्या है, यानी कि उसमें इच्छा है आपकी, और जितनी इच्छा आपकी होगी, जैसी आपकी शक्ति होगी, जैसी आप मतलब वो प्रक्रिया आप उसमें समायोजित रहेंगे, निहित रहेंगे, तो ऐसा ही आपका जो है विकास होता चला जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अधिगम की परिभाषाओं की। अधिगम की परिभाषाएं जो है कई बार पूछ ली जाती हैं, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपसे उसके जो स्टेटमेंट ये किसने दी है वो पूछ लिया जाएगा। तो इसी प्रकार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला अगर बात करें, पहली जो परिभाषा है आपकी बहुत अच्छी परिभाषा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, सीखना है, अधिगम है। परिभाषा तो बहुत लंबी है, कीवर्ड से याद कीजिएगा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। आपको एक बात बता दी गई, आपसे एक बात पूछ ली गई, आप उसकी उस बात के लिए क्या प्रतिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से आपको वो प्रतिक्रिया करनी है, क्या आप कोई नवीन ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है आप जो आपका कहलाएगा वो अधिगम कहलाएगा। जहां पर आप ऐसा कुछ सीखेंगे, आपने कोई नई बात सीखी, आपने उस नई मतलब बात को व्यक्त करने का, आपको रिस्पॉन्स देने का जो है आपको तरीका आया है, वो कहाँ से आया है, वो आपका अधिगम की प्रक्रिया से आया है। सीखने की जो प्रक्रिया आपकी होती है वो आपको नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त कराती है। तो ये किसने कहा है, ये वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ आपने बहुत बार नाम सुना होगा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, स्पेशली बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इम्पोर्टेंट आपकी ये परिभाषा बनती है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कीवर्ड याद रखिएगा, वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपका अधिगम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगली जो हमारी परिभाषा है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार पूछी भी गई है। क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि जो सीखना है, जो अधिगम है हमारा, वो क्या है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जब इंसान जिस प्रक्रिया के तहत उसके अंदर कोई आदत डेवलप हो जाती है या उसे कोई ज्ञान नया प्राप्त हो जाता है या उसके अंदर कोई जो है अभिवृत्ति, उसका एप्टीट्यूड जो है डेवलप हो जाता है, वो क्या होगा, वो आपका सीखना कहलाएगा, सीखने की प्रक्रिया कहलाएगा। और ये किसने कहा है, ये क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो अगली परिभाषा है आपकी, अनुभव के फलस्वरूप जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है वो किसके थ्रू होता है, वो हमारी लर्निंग के थ्रू होता है। ठीक है, हम अनुभव कर रहे हैं, हम किसी चीज को सीखते जा रहे हैं और उसके फलस्वरूप क्या है, हमारा व्यवहार परिवर्तन हो गया। ठीक है, वो किसने कहा है, आपका क्रॉनबेक ने कहा है। अब बात की जाए कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, जब हम एक ही माहौल में रहते हैं और वहां पे हम कुछ चीज जो है सीखते रहते हैं लगातार, तो वो क्या होती है, वो अपने आप ही हमारे व्यवहार में जो है हम देखते हैं बदलाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। वो किस प्रक्रिया के तहत आता है, वो लर्निंग जो हमारी हो रही है, जो हम वहां पे सीख रहे थे, तो वो उसी के फलस्वरूप होती है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा क्रॉनबेक महोदय जो है कहते हैं कि जो आपने अनुभव किया है और उसके फलस्वरूप आपका जो व्यवहार चेंज हो गया, जो आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो आपका अधिगम की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ ये आपका हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में कि अधिगम की जो प्रक्रिया है हमारी, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला अगर बात करें तो अधिगम जो है एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जीवन पर्यंत चलता है, सतत निरंतर ये चलता रहता है। ठीक है, तो क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कौन, अधिगम। ठीक है, कि हम जन्म के साथ जब हमारा जन्म होता है और मृत्यु तक क्या है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो औपचारिक अनौपचारिक किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है,
तो क्या है, अधिगम जो है निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है कि अधिगम क्या है, अधिगम हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में, जिस भी प्रकार में हम चाहें वो क्या है, एक परिवर्तन है। अधिगम के बाद हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, तो क्या है, अधिगम को एक परिवर्तन के रूप में भी मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि अधिगम अगर आप अपने गांव में रह रहे हैं तो ही आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, और अगर कहीं और आप दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां आपकी जो है सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आपके अंदर सीखने की क्षमता नहीं रहेगी। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। आप यहाँ भी रह के कुछ सीख रहे हैं, आप बाहर जाएंगे तो भी आप कुछ सीखेंगे, आप विदेश चले जाएंगे वहां पे भी कुछ सीखेंगे। तो अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है, ये हर जगह समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है। एक बहुत अच्छी परिभाषा भी दी है उन्होंने भी, अनुभवों का संगठन ही कहा है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने एक दो बुक्स में देखा भी था, और लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी थी कि जो अधिगम है, उन्होंने बताया था कि जो हमारे अनुभव होते हैं जब हम उनको संगठित रूप से कर लेते हैं, और वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। उन अनुभवों के संगठन करने के पश्चात जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के व्यवहार में क्या है, परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन स्थायी भी हो सकता है, और मतलब ज्यादातर तो वो स्थायी होता है, लेकिन किन्हीं कारणों में हम कोई चीज जो है थोड़ा बहुत हम भूल भी जाते हैं, जिनका हमें अभ्यास नहीं रहता है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम अधिगम के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि अनुभवों का संगठन है क्या, अधिगम, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो किसके फलस्वरूप होती है, जब हम अपने अनुभवों को एक उसमें संगठित कर लेते हैं, सीखना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सीखना होता है हमारा वो उद्देश्यपूर्ण होता है। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य रहता है जिसके थ्रू, जिसको टारगेट मान के जो है हम जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है वो हम शुरू करते हैं या प्रारंभ करते हैं। जो भी कोई, सबके जो है उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, कोई किस वजह से किसी काम को कर रहा है, कोई किस वजह से किसी काम को कर रहा है, किसी को पढ़ाई जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए करनी है, किसी को जॉब के लिए करनी है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब उसमें भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो क्या है, सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के आप इतना बेहतर नहीं सीख सकते हैं, जो आप एक उद्देश्य को मानकर, एक टारगेट को मानकर आप जो सीखने की प्रक्रिया है, अगर आप उसका शुरुआत करें तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर होगी। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे कारक हैं जो हमारे सीखने को, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो कुछ विद्यार्थी से संबंधित है, कुछ अध्यापक से संबंधित है, कुछ वातावरण से संबंधित है, और भी बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं विद्यार्थी से संबंधित। तो विद्यार्थी के संबंध में अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है आकांक्षा का स्तर। आपकी जिस प्रकार की आकांक्षा होगी उसी प्रकार का जो है आप सीखने की प्रक्रिया आपकी सुचारू रूप से चलेगी। एक बच्चा है, उसका टारगेट है उसको क्लर्क बनना है, एक बच्चा है उसको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो उसका जो आकांक्षा का स्तर है वो दोनों का अलग अलग है, उन तीनों का जो है अलग अलग है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, और किसी को ये है कि एक छोटी सी जॉब लेनी है। तो ये क्या है, ये आपकी आकांक्षा को बताता है कि आप किस प्रकार का, किस आपके कैसे ऊंचे विचार हैं, आपका जो है उच्च आपकी आकांक्षाएं हैं, तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप जीवन में। आप छोटे से काम चला लेंगे या कि नहीं, आपको एक बड़ा पद ही जो है आपको चाहिए। तो ये क्या है, विद्यार्थी की आकांक्षा स्तर से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसकी सीखने की जो प्रक्रिया हमारी होती है वो हमारे आकांक्षा स्तर से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक स्थिति। बच्चे का अपने जो संवेग है उन पर नियंत्रण कैसा है, ये भी उसकी सीखने की प्रक्रिया को जो है बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, सीखने की इच्छा। अगर आपके पास इच्छा ही नहीं है, आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कोई कितना भी प्रयास कर ले आपको नहीं सिखा पाएंगे। सबसे पहले आप स्वतः प्रेरित होंगे उस चीज के लिए, स्वतः आप इच्छुक होंगे उस चीज के लिए, तभी आपकी जो है सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निष्पत्ति। आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं,
ठीक है। आपकी जो निष्पत्ति आती है, आपने मतलब जब आपका एक मूल्यांकन किया जाता है और आपका आकलन किया जाता है कि आपने कितना सीखा, जो वो परिणाम आता है वो आपकी सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो हम हताश हो जाते हैं और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो क्या है, हम वो मतलब छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ो ये बेकार है, मतलब इस तरह से जो है हमारा व्यवहार हो जाता है। और कुछ बच्चे उल्टे भी होते हैं, वो मतलब जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो छोटी छोटी असफलताओं से घबराते नहीं हैं, और अगर उनका निष्पत्ति, उनका जो परिणाम है वो कुछ बेकार भी आया तो भी वो उसको मतलब उससे कुछ ना कुछ सीख कर वो फिर से मतलब हो जाते हैं कि नहीं, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार अगर करूंगा तो हो जाएगा, तीसरी बार करूंगा तो हो जाएगा, मतलब ये मुझे सीखना ही है और मैं इसे हर हाल में सीख के रहूंगा। तो जो हमारी निष्पत्ति होती है वो भी हमारी अधिगम को बहुत हद तक प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अध्यापक से संबंधित कुछ कारक हैं। पहला बात करें तो विषय का ज्ञान। अगर आपके अध्यापक को उसके विषय का ज्ञान ही नहीं है, उसको आधा अधूरा ज्ञान है या उसके तथ्य जो है क्लियर नहीं है, तो वो आपको भी इसी तरह का सिखाएगा और जो है आपकी अधिगम प्रक्रिया जो है बहुत मतलब प्रभावित हो जाएगी। कह सकते हैं मतलब जो आपको सीखना था वो आप सीख ही नहीं पाएंगे, हो सकता है वो आपको गलत सिखा जाए। तो विषय का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपके अध्यापक का व्यवहार आपके प्रति कैसा है। वो ऐसा तो नहीं है 30 बच्चों की क्लास में वो 10 बच्चों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, 20 बच्चों जो गरीब हैं या मतलब कोई भी कारण उनका रहा होगा उनके साथ वो भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार अगर आपका जो अध्यापक है वो ऐसा करेंगे तो वो भी जो है बच्चे की अधिगम की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। वो इतने अच्छे से बच्चे नहीं सीख पाएंगे अगर उनके साथ अध्यापक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण विधियां। कुछ शिक्षण विधियां रुचिकर होती हैं, कुछ थोड़ी सी नीरस हो जाती हैं। अगर आप बच्चे को जैसा व्याख्यान विधि से ही सिखाते जाएंगे तो बच्चे जो हैं उसमें कम रुचि रखेंगे, नीरस, उन्हें जो है आपकी पढ़ाने का आपका तरीका है वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वो सक्रिय नहीं रह पाएंगे। तो क्या है, शिक्षण विधि जिस प्रकार से आप सिखाएंगे, जितना रुचिकर तरीके से आप सिखा पाएंगे, बच्चे की अधिगम की जो प्रक्रिया है वो उतनी ही अच्छी होगी। आपका शिक्षण जितना प्रभावी होगा वो बच्चा उतना ही अच्छे से सीखेगा, स्थायी सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बात की थी अभी यहाँ पे स्टूडेंट के सीखने की इच्छा। बात आती है कि अध्यापक की भी अगर सिखाने की इच्छा नहीं है तो आपकी अधिगम प्रक्रिया जो है रुक जाएगी, अधिगम प्रक्रिया आपकी आगे नहीं जा पाएगी। बहुत बार हम देखते हैं हमारे टीचर्स मतलब जब छोटे थे तब आगे कहते थे कि मतलब आज ना मतलब या तो वो कोई गेम खिलाना पसंद करते थे या अंताक्षरी वगैरह वो खिलाने लगते थे, यानी कि उस दिन उनका अब जाके मतलब पता चलता है कि हो सकता है उस दिन उनका पढ़ाने का मन ना हो, यानी कि उनकी सिखाने की इच्छा उस समय नहीं थी, तो उन्होंने डाइवर्जन कर दिया और हमें किसी गेम से जोड़ दिया या कोई भी और एक्टिविटीज वो मतलब कराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहती हूँ और मुझे जोर जबरदस्ती करके वो पढ़ाना हो तो इतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना बेहतर मैं तब कर सकती हूँ जब मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, जब मेरी खुद की सिखाने की जो है बच्चों की इच्छा होगी, तो उन दोनों में जो है अंतर आ जाएगा। तो क्या है, अध्यापक की अगर सिखाने की इच्छा नहीं होगी तो भी अधिगम की प्रक्रिया हमारी बहुत हद तक प्रभावित हो जाती है। बच्चे उस लेवल पे नहीं सीख पाते हैं जिस लेवल पे उन्हें सीखना चाहिए था। ठीक है। तो ये हो गया आपका अध्यापक से संबंधित। नेक्स्ट आता है आपका वातावरण से संबंधित। वातावरण भी हमारा बहुत प्रकार का, हमारा कई वातावरण है, हमारे भौतिक भी है, हमारा पारिवारिक भी है, हमारा सामाजिक भी है, हमारा संवेगात्मक भी है। तो बहुत सारे वातावरण है जो हमें बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट बात करें, आपका पारिवारिक वातावरण कैसा है। आपके परिवार के लोग जागरूक हैं नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, या आपका कैसा जो माहौल है घर का वो रहता है, उसी प्रकार से जो है आपकी अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक। भौतिक में आ जाएगा आपकी जो सुख सुविधाएं आपको मिली हुई हैं। ठीक है, भौतिक से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो सुख सुविधाएं आपकी, अगर आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके पास तमाम जो है संपन्न परिवार है, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो भी आप कह देते हैं फटाक से वो आ जाता है, तो ये सब चीजें भी एक बच्चे को
जो है दिन भर में मतलब रात को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और आपके घर में से 10 आदमियों का खाना तो बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये स्थितियां भी, ये परिस्थितियां भी अधिगम की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक वातावरण। आपकी उठ बैठ कैसे वातावरण में है, आप मतलब किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं जो है, क्योंकि बोलते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो जो हमारे साथी संगी होते हैं वो हमारे व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसी हमारी समूह होगा, जैसी हमारी टोली होगी, उसी प्रकार की जो है हमारी अधिगम प्रक्रिया भी चलती रहती है। हम उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं। तो ये होगा हमारा सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण। और भी कारण हो सकते हैं, हमारे शारीरिक कारण हो सकते हैं। भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका जो है आपका शारीरिक विकास किस प्रकार से हुआ है, आपके मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, उसमें आपका बुद्धि आ जाएगा, आपका व्यक्तित्व आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएंगे। बुद्धि, रुचि आपका हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपके संवेग हो सकते हैं, आपका संवेगों पर कैसा नियंत्रण है। तो ये सब आपके मनोवैज्ञानिक कारकों में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं, बच्चा या व्यक्ति जो है किन किन विधियों से हम सीखते हैं। तो पहला बात करें करके सीखना। सबसे प्रभावशाली विधियों में से एक माना जाता है जब बच्चा खुद करके सीखता है, व्यक्ति जो है कोई काम खुद करके सीखता है। मोबाइल की अगर बात कर लें तो जो हमारे पेरेंट्स हैं बड़े मतलब पूछ लेते थे कि भाई ये कैसे होता है, मोबाइल में ये क्या क्या होता है। तो जब हम उनके हाथ में वो फोन दे देते हैं तो वो ज्यादा इजीली सीख पाते हैं, ना कि हम अपने हाथ में लें और उनका हाथ जो है टच ना करवाएं और उनको बताते चले जाएंगे कि ये ऐप है, आप इसमें ये चीजें कर सकते हैं, इस प्रकार से ये चीजें हो जाती हैं। तो इस दोनों में अंतर है, जब तक वो खुद से उस फोन का यूज नहीं करेंगे तो वो उनका जो सीखने की प्रक्रिया है वो धीमी रहेगी, या वो कह सकते हैं वो सीख नहीं पाएंगे जब तक खुद उस चीज को करके ना देख लें। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, कंप्यूटर है, आप जब तक खुद से नहीं चलाएंगे नहीं सीख पाएंगे। आप साइकिल है, जब तक आप खुद से नहीं चलाएंगे नहीं सीख पाएंगे। गाड़ी है, स्कूटर है। तो क्या है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या होता है, जब हम किसी काम को खुद से करते हैं तो हम इजीली उस चीज को आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें अनुकरण से सीखना। बच्चा है, भाषा मतलब बच्चा जो है अनुकरण से ही सीखता है, वो चाहे भाषा हो चाहे कोई वो एक्टिविटीज हो। घर में जिस प्रकार से लोग उसे कार्य करते दिखते हैं वो उन्हीं की नकल करना जो है शुरू कर देता है। तो अनुकरण भी जो है बहुत प्रभावशाली माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें करके सीखना नेक्स्ट अगर बात करें करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। आप किसी चीज को जैसे आप छोटे बच्चे को मैथ्स की बुक दे दीजिए और वो 1 2 3 जो है 10 तक उसने सीख लिया है, वैसे उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, ना उसको ये पता है कि मैं इसको मतलब किस प्रकार से मुझे इसका यूज करना है। लेकिन जब वो उन चीजों को बिना बताए ही व्यवहार में लाने लगता है, यानी कि वो उसका परीक्षण कर रहा है, प्रयोग करके देख रहा है कि ये चीजें इस मतलब लागू भी होती हैं या नहीं, या सिर्फ ये मतलब किताबों में ही है, तो वो अपने व्यवहार में उन चीजों को ला रहा है, वो परीक्षण उन चीजों का कर रहा है। तो ये भी जो है एक प्रभावशाली आपकी विधि हो सकती है सीखने की। नेक्स्ट बात करते हैं निरीक्षण। निरीक्षण क्या होता है, जब उस वस्तु को मतलब अपने क्या बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में हम उस चीज को देख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो निरीक्षण करके जब हम सीखते हैं तो वो ज्यादा स्थायी जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय। ठीक है, और है हमारी सामूहिक विधियां हैं, हमारी कई सारी हैं, जैसे वाद विवाद हो सकता है, आप सम्मेलन में किसी जाते हैं वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी विचार गोष्ठी है, आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति का जो है मिलता है कि आप अपने विचार रखिए। आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आप उसमें 1 लोग 2 लोग या मतलब ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, आपस में जो है इंटरेक्शन करके वहां पे भी आप बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी अधिगम की जो विधियां हैं। अब बात करेंगे हम जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए थे,
उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अधिगम के नियमों की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने जो है ये अधिगम के नियम बताए थे, और जो इन अधिगम के नियमों की व्याख्या की थी वो हिलगार्ड और बोर ने की थी, ठीक है। कुछ मतलब कह सकते हैं कि संशोधन के आधार पर जो है इनकी व्याख्या की गई थी, वो हिलगार्ड और बोर के द्वारा की गई थी। सबसे पहले जो अधिगम के नियम थे वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे। इन्होंने नियमों को दो भागों में बांटा था, एक प्राथमिक नियम और एक गौण नियम। प्राथमिक नियम इन्होंने 3 बताए थे कि आपका एक हो जाता है तत्परता का नियम, दूसरा हो जाता है आपका अभ्यास का नियम, और तीसरा हो जाता है आपका प्रभाव का नियम, ठीक है। आपके गौण जो नियम बताए इन्होंने वो बताए बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, आप इसे कह सकते हैं। अगर बात की जाए जो प्राथमिक नियम बताया थॉर्नडाइक ने, उसमें पहला नियम आपको कहता है तत्परता का। अगर आप किसी चीज को करने के लिए तत्पर हैं तो आप उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे, और आपकी जो है आपकी तत्परता उस कार्य के प्रति जो है जरा सी भी ढीली है तो क्या होगा, आपके अधिगम को वो प्रभावित करेगा। यानी कि आप किसी चीज सीखने के लिए आप तैयार हैं, आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर किसी चीज के लिए तत्परता है, तो वो क्या है, आपके अधिगम को अच्छा बनाएगी, आपके अधिगम को जो है स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका अभ्यास का नियम। आप किसी चीज के लिए मतलब किसी चीज को आपने सीख लिया एक बार, और आप उसी चीज के लिए जितना भी अभ्यास करते हैं तो वो क्या होगा, आपका अभ्यास के नियम के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि जिस क्रिया को जिस क्रिया को हम बार बार करते रहते हैं वो चीज हम आसानी से सीख लेते हैं। जैसे स्कूटी चलाना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, गणित के प्रश्नों की अगर बात करें तो हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हम उसमें उतने ज्यादा ही कुशल हो जाएंगे, ठीक है। अभ्यास में इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, फिर से एक बता दिया इन्होंने उपयोग का, और एक आपका अनुपयोग का हो जाता है। आपके लिए जो उपयोगी चीजें हैं आप उनको बार बार करने की कोशिश करते हैं, और एक आपके लिए जो अनुपयोगी चीजें होती हैं, यानी कि आप किसी पाठ को, आपने एक पाठ पढ़ लिया और आप मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो ये आपका उपयोग के नियम के अंतर्गत आ जाता है। और जिस चीज को आप जो है एक पाठ पढ़कर जो आपने वो फिर छोड़ दिया, एक पाठ पढ़कर छोड़ दिया आपका, उसने मतलब आपने जो है उसका दोबारा रिवीजन नहीं किया है, छोड़ देना, आप रिवीजन उसका नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं किया है, तो आपका वो है आपके लिए वो अनुपयोगी हो जाएगा, और ये आपका अनुपयोग के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। और उपयोग आप जिसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, तभी तो आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, है ना। तो अभ्यास के नियम में यही आ जाता है कि आप किसी चीज को जितनी बार अभ्यास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसका बार बार उसकी पुनरावृत्ति आप कह सकते हैं, पुनरावृत्ति आप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभ्यास का नियम हो जाएगा। और अभ्यास के नियम के फलस्वरूप आपकी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा प्रभावी होगी, और स्थायी होने के उसके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रभाव का नियम, आपने कोई काम किया, ठीक है, आपको उसके परिणाम स्वरूप पुरस्कार मिल गया, तो क्या हुआ, आप पे अच्छा प्रभाव पड़ा है, आप जो है एक्साइटेड, आप मोटिवेटेड हुए हैं उससे सकारात्मक रूप में, तो क्या होगा, आप पे वो एक अच्छा प्रभाव छोड़ के गया है, आप उस काम को दोबारा करने की भी कोशिश करेंगे। इसी के विपरीत क्या हुआ, आपने कोई काम किया, आपने खुद के लेवल से तो आपने वो अच्छा समझ के ही किया था, लेकिन कोई कारण हो सकते हैं, सामने वाले की जो है सोच हो सकती है, सामने वाले का नजरिया हो सकता है, उसको वो अच्छा नहीं लगा और आपको जो है परिणाम स्वरूप आपको दंड मिल गया या आपको जो है डांट पड़ गई, तो क्या होगा कि आप उस काम को बिल्कुल से छोड़ देंगे, आप दोबारा आप मन में ठान लेंगे कि मैं अब ये दोबारा नहीं करूंगा। तो ये क्या है, ये आपका प्रभाव का नियम जो है यही चीज बताता है
कि किसी कार्य को करने का आपके व्यक्तित्व पर, आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा आपका प्रभाव पड़ेगा आप जो है उसी प्रकार का उस कार्य को करते हैं। किसी कार्य को करने से आपको संतोष मिलता है तो आप उसे दोबारा करेंगे, और असंतोष आपको प्राप्त होता है तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। यही प्रभाव का नियम है। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जिस कार्य को करने में आपको संतोष हो रहा है आप उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश करेंगे, दोबारा करने की आपकी उसकी इच्छा होगी। और जिस कार्य को करने में आपको असंतोष की प्राप्ति होती है, जिस कार्य को करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपका कहीं ना कहीं मन होगा कि आप उस काम को छोड़ दें। तो ये बताया उन्होंने प्राथमिक नियम, तत्परता के नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगर कक्षा शिक्षण में इनकी बात की जाए तो इनका भाई अगर उपयोग की बात की जाए, पेडागोजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है, उम्मीद बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तत्परता का नियम क्या है? अगर आप तत्परता का नियम पढ़ लेते हैं, आपको ये जानकारी हो जाती है कि अगर हम कोई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा रेडीनेस, जो हमारी रेडीनेस है, जो हम उसके लिए तैयार हैं, उसकी क्या भूमिका है। अगर आपको ये पता चल जाएगी तो आप बच्चों को जो है अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इंटरेक्शन, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा लेंगे, और जो है आपकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाएगी। आपको पता चलेगा जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अभ्यास, आपको पता चल गया है कि आप अभ्यास की जो है कितनी जो है इंपॉर्टेंस है अधिगम में, तो आप बच्चों के अंदर जो है अभ्यास का गुण भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। इसीलिए आपको ये बाल मनोविज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप जो है बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे के जो जरूरी उसके सिद्धांत हैं, मतलब जिनको उनको फॉलो करना चाहिए, वो सब आपको पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम से वही जो जोड़ा गया है दंड और पुरस्कार की जो नीति शिक्षण प्रक्रिया में जोड़ी गई है। बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो स्कूल की तरफ से उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। और ठीक है, तो अब तो खैर दंड का प्रावधान तो हमारे जो शिक्षण व्यवस्था में कम कर दिया गया है, दंड का प्रावधान नहीं है, पुरस्कार का तो है ही। तो ये उसी का प्रभाव के नियम के फलस्वरूप ही ये चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चा किसी चीज से संतोष करेगा तो वो उस काम को करने के उसके चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं, और जिस चीज में उसको असंतोष होगा वो उस काम को नहीं करना चाहेगा। दंड की अगर बात करें तो दंड किसी को संतोष नहीं देता है, वहां पे वो असंतोष की भावना को ही पैदा करता है। इसीलिए बच्चे जो है मतलब डर के मारे जो है वो शिक्षक के डर के हो सकते हैं, माता पिता के डर के कारण से हो सकते हैं, उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है गौण नियम। गौण नियम में इन्होंने 5 नियम रखे हैं। पहला आपका आता है बहु अनुक्रिया का नियम। आपके सामने कोई समस्या जब आती है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि बस आपने एक विचार आया और वो उस पर लागू हुआ या नहीं हुआ और उसके बाद से आपने प्रयास खत्म कर दिए, ऐसा तो नहीं होता है। हम एक समस्या के लिए बहुत सारे समाधान जो हैं वो परिकल्पनाएं आप चाहे मान सकते हैं, वो परिकल्पनाएं हम बनाते हैं, केवल एक नहीं बनाते हैं, बहु अनुक्रिया हमारी होती है। किसी भी समस्या के हम अनेक समाधान खोजते हैं, फिर उस पर हम लागू करके देखते हैं कि वो उस पर लागू होती है या नहीं होती है, हमें उसका समाधान मिलता है या नहीं मिलता है। तो यही क्या है, आपका बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है। दूसरा आपका आ जाता है मानसिक स्थिति। आप किसी चीज के बारे में कैसा नजरिया रखते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका जो मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, आप सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो सही से हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं आपके अधिगम को प्रभावित करती हैं, और यही इन्होंने मानसिक स्थिति के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया है कि आपका नजरिया क्या है किसी चीज को सीखने के लिए। जिस प्रकार का आपका नजरिया रहेगा आप ऐसा ही बेहतर या जो है कम आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ पूर्ण नहीं हुआ है, या तो अंशों में उसको बांटा गया है या वो कोई अधूरी चीज जो है हुई है। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि आपकी कोई समस्या है, आप उसको
हुल में ना लेकर के आप उसको पूर्ण रूप से वो मतलब एक साथ सारा समाधान ना करके आप उसको या तो छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छा समाधान मतलब आप उसका हल कर सकते हैं या इजीली वो आप कार्य कर सकते हैं। एक पूरा बड़ा कार्य करने से अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई आपको ना एक रूम पेंट करना है, आपको एक ही साथ में पेंट करना है, तो क्या होगा, वो आपके लिए समय कम हो जाएगा। 2 घंटे में मैं बोल दूं आपको कि आपको ये रूम पेंट करना है पूरा, और फिर एक इंसान को मैं बोल दूं कि ये तुम्हें ना ये 4 दिन में करना है, तुम एक दीवार आज कर दो, एक दीवार कल कर दो, एक दीवार परसों कर दो, इस तरह से मैंने उसको टुकड़ों में बांट के दे दिया। तो क्या होगा, अगर परिणाम की बात करूं तो जिसको मैंने 2 घंटे में बोला और जिसको मैंने 4 दिन में बोला, उसके और दोनों के कार्य, दोनों के परिणाम में बहुत ज्यादा अंतर मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आंशिक रूप से जो अंश में उस चीज को कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से करेगा। मतलब उसकी अगर बात की जाए जिसने एक साथ में 1-2 घंटे में वो पूरा जो कमरा है पेंट किया है। ठीक है, तो आंशिक क्रिया में हम किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार समस्या का समाधान भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे रूप में हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सादृश्य अनुक्रिया का। ठीक है, सादृश्य अनुक्रिया में मतलब कोई समस्या हमारे पूर्व में हमारे सामने आई थी, आज जो हमारे सामने समस्या है उन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ समानता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की अनुक्रिया हमने उस पुरानी समस्या के लिए की थी, मतलब लगभग उसी जैसी समस्या अनुक्रिया हम आज की समस्या के लिए करते हैं, तो ये दोनों समान है, सादृश्य हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं, एक जैसी प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहलाता है। यानी कि अपने पूर्व ज्ञान को आज की परिस्थिति में उसके साथ समानता करते हुए अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेना, ये आ जाता है आपका सादृश्य अनुक्रिया के नियम के, जो थॉर्नडाइक ने बताया है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, आपके पूर्व ज्ञान को आप जो है नए ज्ञान में जोड़कर उस चीज को बढ़ा रहे हैं, उस चीज को अच्छा बना रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका साहचर्य हो रहा है। स्थानांतरण में आप जो चीज सीख रहे हैं उसमें आपका पूर्व ज्ञान भी जुड़ता है और आपका नया ज्ञान भी जुड़ रहा है, और दोनों में आपने कोऑर्डिनेशन की जो है स्थिति पैदा कर रखी है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, साहचर्य स्थानांतरण का नियम कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा, ऐसा ज्यादा मतलब भारी नहीं है, और वैसे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपसे यही पूछ लेता है मोस्टली, तो आपका प्राथमिक नियम आ जाते हैं कि आपका जो है जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए हैं वो प्राथमिक नियम कितने बताए हैं, या इनमें से बता देगा, इनमें से कोई नाम दे देगा, आपको बोल देगा कि प्राथमिक नियम इनमें से कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार का आपका जो है आ जाएगा। फैक्चुअल ही आता है यूपी टेट में, आपको अच्छे से पता है। पेडागोजी बहुत कम आती है, 1-2 बार कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और पेडागोजी भी वो यहीं से उठाता है, यहीं से उसके क्वेश्चन जो है तैयार करता है अधिगम के चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अधिगम के जो नियम है उनके महत्व क्या है, हम उनको क्यों पढ़ते हैं, आप मतलब कक्षा शिक्षण में आप उनका यूज कैसे कर सकते हैं। पहला अगर बात करें तो आ जाता है पॉइंट हमारा तत्परता जागृत करने में। हमने अभी पढ़ा है तत्परता का नियम। जब तक बच्चा जो है किसी चीज को सीखने के लिए रेडी नहीं होगा, हम उसको वो चीज नहीं सिखा पाएंगे, उतने बेहतर ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएंगे जब उस कंडीशन में जब वो खुद से रेडी होगा। एक चीज हम जबरदस्ती उसको सिखा रहे हैं और एक चीज वो खुद से सीख रहा है, खुद से उसकी इच्छा है। ठीक है, तो यही चीज हम बच्चे में पैदा करते हैं। तत्परता जागृत करने के लिए हमें इन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास का गुण। स्कूल में बच्चे आते हैं, हम उसको होमवर्क करा दे, मतलब हम उसको जो है क्लास में वर्क करा दिया। होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि आप घर पे जाके भी उसका अभ्यास करें। ये गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप हो और आपका जो ज्ञान है वो स्थायित्व की ओर अपना रुख करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्वक्रिया पर बल। आपको ये पता चल जाता है कि जब तक आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी प्रक्रिया में, आप बेहतर ढंग से नहीं सीख पाते हैं। तो आप बच्चे की आपकी कोशिश रहेगी कि बच्चा भी जो है प्रक्रिया में मतलब उसकी जो है खुद से वो कुछ करके देखे, खुद से वो करके सीखे, इस प्रकार की जो है उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति जो है बन जाए। तो स्वक्रिया पर आप बल देंगे और उद्देश्यों की स्पष्टता हो जाती है। जो ये हमारे नियम हैं, ये हमारे उद्देश्यों को
क्लियर करते हैं। हमें किस प्रकार से हमें बच्चे को सिखाना है, किस प्रकार से हमें उसके अधिगम की प्रक्रिया जो है करनी है। तो ये हो जाते हैं हमारे अधिगम के नियमों का महत्व, जो मतलब हम क्यों पढ़ते हैं, एज ए टीचर हमें क्या करना है, जो क्या कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हम बच्चे में डेवलप कर सकते हैं कि उसकी जो है अधिगम की प्रक्रिया और ज्यादा प्रभावी हो सके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अधिगम के नियम और उनके महत्व। ठीक है, अब बचते हैं हमारे सिद्धांत, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपका रिवीजन आप मतलब अब एग्जाम आपका 28 को आ रहा है, अब तक जो भी आपका तैयार हो चुका है उसका रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और लगे रहिए एक जज्बे के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।